प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत के भाग 2 में, और जिसमें हम चर्चा करेंगे मुगल कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। कि मुगल काल जो हम पढ़ते हैं 1526 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी के मध्य, मोटे तौर से हम मुगल काल को पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के संदर्भ में। तो उस मुगल काल की जानकारी के लिए हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, क्या स्रोत मिलते हैं। तो इन ग्रंथों में हम सबसे पहले जिक्र करते हैं, सबसे उच्च स्थान पर जो ग्रंथ आता है वह है तुजुक-ए-बाबरी, जो मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा रचित लिखित ग्रंथ है, और जिसका उसने चगताई तुर्की भाषा में जिसको लिखा था। इस ग्रंथ का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। इस ग्रंथ का 1589 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस ग्रंथ का मिसेज बेवरेज ने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया। इसके अलावा इसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया है मथुरालाल शर्मा के द्वारा। तो विश्व के जो श्रेष्ठतम ग्रंथ हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ माना जाता है तुजुक-ए-बाबरी, जिसको बाबर ने अपने थका देने वाले जटिल अभियानों के बाद, थका हारा होने के बाद भी खाली समय में, रात के समय में लिखता था। और इसके बारे में जो इतिहासकार लेनपून का कहना है कि तुजुक-ए-बाबरी को पढ़ने के बाद इसमें जो तथ्य मिलते हैं, इसमें जो प्रमाण मिलते हैं, इसमें जो घटनाओं का उल्लेख मिलता है, उन घटनाओं के बारे में हमें और किसी अन्य प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी में जो उसकी आत्मकथा है उसमें कितने वैज्ञानिक, निष्पक्ष, जो इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण विशेषता है निष्पक्षता, उसका कितना पालन किया होगा। जहाँ बाबर अपनी उपलब्धियों का बखान करता है, वहीं बाबर अपनी कमजोरियों का, अपनी जो असफलताओं का, उनका और विरोधियों की जो योग्यता है उनकी प्रशंसा भी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि तुजुक-ए-बाबरी इतिहास की दृष्टि से एक अमूल्य धरोहर है। बाबर ने तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति, तत्कालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में, और यहाँ के प्रकृति, यहाँ के पेड़ पौधे, वन जंगल, नदी आदि का विस्तार से, यहाँ के वातावरण, यहाँ की जलवायु, यहाँ की वनस्पति, यहाँ के पेड़ पौधे, सभी का विस्तार से उल्लेख किया है। तो इतिहास की दृष्टि से तुजुक-ए-बाबरी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा जिस ग्रंथ की हम बात करते हैं जो मुगल काल के इतिहास की जानकारी के लिए, वो है हुमायूंनामा, और इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने, जो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने अपने ग्रंथ में पहले भाग में बाबर की उपलब्धियों का, दूसरे भाग में हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उसके कार्यों के, उसके शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख किया है। कई इतिहासकारों ने भी इसका महत्व पर प्रकाश डाला है। इसका भी अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद हुआ है। मिसेज बेवरेज ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसके अलावा फारसी भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ है, और ये भी मुगल काल की दृष्टि से, हुमायूं के शासनकाल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, स्रोत है। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है तारीख़-ए-शेरशाही। ये जो ग्रंथ है ये अब्बास खां शेरवानी का ग्रंथ है। अब्बास खां शेरवानी या अब्बास खां शेरवानी, जो उसने शेरशाह, जिसका बचपन का नाम फरीद था, और शेरशाह के नाम से जिसने 1540 से 1545 ईस्वी में शासन किया दिल्ली पर, बिहार का गवर्नर के रूप में और जागीर के प्रबंधक के रूप में, उसके जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में,
उसके राजस्व व्यवस्था के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, तो उस तत्कालीन समय के समाज, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, हुमायूं और के साथ शेरशाह के संबंध और उसके विरुद्ध लड़े गए युद्धों के बारे में, कालिंजर अभियान आदि के बारे में, तथा बाबर से शेरशाह की मुलाकात, इन सभी का विस्तार से उल्लेख हमें मिलता है तारीख़ शेरशाही, जो अब्बास का शेरवानी द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये भी मध्यकालीन भारत, मुगलकालीन भारत के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है तबकाते अकबरी। इसकी जो रचना की थी, इसका जो रचनाकार था वो था निजामुद्दीन अहमद, जिसमें अकबर के शासनकाल के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उसके प्रशासन, उसके राजस्व व्यवस्था, उसके समय के समाज, आर्थिक स्थिति आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पांचवा महत्वपूर्ण ग्रंथ है अकबरनामा। अकबरनामा, जिसकी रचना की थी प्रसिद्ध विद्वान अबुल फजल ने। अबुल फजल 1575 में अकबर के संपर्क में आया था और शीघ्र ही अपनी विद्वता से, अपनी योग्यता, अपने व्यवहार, अपने ज्ञान के बल पर वो अकबर के सबसे विश्वास पात्र जो व्यक्ति थे उनमें उसकी गिनती होती थी। उसके नवरत्नों में से एक था अबुल फजल, और अबुल फजल ने उसको, अकबर को एक देवी प्रकाश के रूप में, यानी ईश्वरीय अवतार, अल्लाह के प्रतीक के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया है और अकबर की प्रशंसा में उसने ग्रंथ लिखा है अकबरनामा, जिसमें भले ही अलंकारिक भाषा में हो, उसकी प्रशंसा में हो, लेकिन कोई भी इतिहासकार, कोई भी विद्वान अकबरनामा के महत्व को नकारने में असमर्थ रहा है। चाहे भले ही प्रशंसा में रहा हो, लेकिन जिसमें अकबर के, उसकी उपलब्धियां, उसके दरबार, उसके मनसबदारी प्रथा, उसकी राजस्व व्यवस्था, उसके समय के प्रशासन, तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति, मुगलकालीन दरबार, राजवंश, परिवार आदि के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं अकबर के बारे में, इस कारण अकबरनामा एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है आईने अकबरी। वैसे तो ये जैसे अकबरनामा जो अबुल फजल की रचना है उसी का तीसरा भाग माना जाता है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इसको एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं, आईने अकबरी। और इसमें जो विशेषकर जो प्रमुखता से उल्लेख किया है अबुल फजल ने, वो है अकबर के समय के मुगल काल के प्रशासनिक व्यवस्था का, उसके मनसबदारी प्रथा का, राजस्व व्यवस्था का। तो इसलिए आईने अकबरी मुगल काल और अकबर के शासनकाल की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मुंतकब उत तवारीख है, ये बदायूनी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें हमें और ज़्यादा निष्पक्षता दिखाई देती है, जिसमें हमें अकबर के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा तुजुक-ए जहांगीरी या जहांगीरनामा, जो स्वयं जहांगीर ने लिखा, अपनी आत्मकथा के रूप में लिखा, और उस ग्रंथ में भी हमें जहांगीर के शासनकाल, नूरजहां की भूमिका, उनके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आलमगीरनामा से भी हमें तत्कालीन समय के मुगलकालीन स्रोतों के रूप में आलमगीरनामा जो औरंगजेब के संदर्भ में लिखा गया है, इससे भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें औरंगजेब के, उसके धार्मिक स्थिति,
उसकी धार्मिक विचार, उसके दक्षिण अभियान, उसके मराठों के प्रति नीति, उसकी राजपूतों के प्रति नीति, इनसे भी आलमगीर नामा से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भीमसेन जोशी के ग्रंथ से भी हमें मुगल काल के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस प्रकार मुगल काल की जानकारी के लिए भी हमें पर्याप्त और महत्वपूर्ण साधन प्राप्त होते हैं, जिससे मुगल काल के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। धन्यवाद।